जादुई घास का घर। सुनैना अपनी छोटी बहन मधु के साथ कचरेदान के पास सो रही थी, जहां मक्खियां भिन भिना रही थी और धूप की किरण उन दोनों पर सीधे आ रही थी। तभी कूड़े से भरी गाड़ी भी आ जाती है। गाड़ी वाला सारा कचरा खाली करके चला जाता है, जिसमें से गंदी बदबू आ रही थी। वो गरीब दोनों बहनें उठ जाती है। दीदी, कितनी गंदी बास आ रही है। दीदी, हम कब तक इस कचरेदान के पास सोएंगे? हमारा खुद का घर कब होगा? मुझसे इतनी बदबू में सोया नहीं जाता। मधु, खुद का घर खरीदने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 समय का खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं है, तो घर कहाँ से खरीदेंगे? ढेर सारे पैसे कमाने के लिए हमें काम करना होगा। तो फिर आप कहीं काम ढूंढते क्यों नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, मैं काम की तलाश में तो हर रोज निकलती हूँ, लेकिन मुझे कोई काम पर रखता ही नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई काम मुझे जरूर मिल जाएगा। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं काम ढूंढने जाती हूँ। दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर काम ढूंढेंगे। फिर दोनों बहनें कड़ी धूप में काम ढूंढने निकल जाती है। सुनैना के पैरों में चप्पल तक नहीं थी, ऐसे में धरती भी तवे के जितनी तप रही थी। दीदी, पैर जल रहे हैं। समझ सकती हूँ मधु, लेकिन पैसे भी तो नहीं है कि एक जोड़ी चप्पल खरीद सके। दोनों एक जूस की दुकान पर जाती है। नमस्ते भैया जी। अरे लड़कियों, खबरदार, जो मेरे सामने हाथ फैलाया तो हमारे सामने हाथ फैला भी मत देना। चलो भागो, 1 रुपया भी भीख नहीं दूंगा। नहीं नहीं भैया जी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो यहाँ पर काम मांगने आए हैं, हमें काम पर रख लीजिए। चोर जैसी तो शक्ल है तुम दोनों की, चलो भागो यहाँ से। दुकानदार दोनों अनाथ बहनों के बिगड़े हुलियों को देखकर डांट कर भगा देता है। बाकी सब लोग भी उन दोनों बहनों के साथ ऐसा ही करते हैं। आज भी हमको किसी ने काम नहीं दिया। माँ बाबा, ये दुनिया बहुत निर्दयी है, फिर किसके सहारे छोड़ गई हमको। रो मत दीदी, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? दोनों अनाथ बहनें सिग्नल पर आकर कड़ी धूप में भीख मांगने लग जाती है। बाबूजी, भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उस बड़ी सी कार में बैठा आदमी उन बहनों की पुकार को अनसुना कर देता है। अरे लड़कियों, हट जाओ मेरे गाड़ी के आगे से, हटो। ड्राइवर, गाड़ी भगाओ। साहब, 1-2 रुपए ही दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। गाड़ी फुल स्पीड में चल पड़ती है और मधु कंकड़ भरे सड़क पर गिरकर जख्मी हो जाती है और रोते हुए कहती है, याद है दीदी, इस शहर में हम अपनी माँ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कितनी उम्मीद लेकर आए थे। हाँ बहन, मैं कैसे भूल सकती हूँ। माँ बाबा की गुजर जाने के बाद माँ हमारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। अब मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पर है। ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझ पर कोई हुनर है, मैं कैसे पालूंगी? भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी गंगा का ध्यान अपने आंगन में उगे हरी घास पर जाता है। मुझे हाथ पंखा, चटाई, झाड़ू बनाना तो आता ही है, क्यों न इस घास से मैं ये सब बना कर बेचूं। गंगा के संग में उसकी तीनों बेटी भी झाड़ू पंखा बनाती है, लेकिन सबके घर में कूलर पंखा लग जाने से कोई भी घास के सामान पर एक नजर भी नहीं मारता। वो सब चिलचिलाती गर्मी में बाजार में बैठी रहती है। कई दिनों भूखे रहने के बाद सविता अपनी 2 बेटियों का साथ लेकर गाँव से शहर आ जाती है। अब हम यही कमाएंगे और खाएंगे। बच्चियों, मुझे पहले काम धाम ढूंढना होगा। सुहाना, तुम अपनी बहन मधु का ध्यान रखना। गंगा कड़ी धूप में कई दिन के भूखे हालात में काम ढूंढने जाती है, जहां आती जाती गाड़ियों के बीच में वो चक्कर खाकर गिर जाती है और उसको एक गाड़ी मार कर चली जाती है। उसकी लाश लावारिस की तरह सड़क पर पड़ी रहती है। उधर गंगा की दोनों बेटियां माँ के वापस न आने पर बड़ी परेशान हो रही थी। दीदी, माँ कहाँ है? बोलो ना दीदी, मुझको माँ के पास जाना है, लेकर चलो ना सुहानी दीदी, मेरा दिल घबरा रहा है, हमें चलकर उनको ढूंढना चाहिए। ठीक है, चलो चलती हैं। दोनों बहनें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुँच गए जहाँ उनकी माँ की लाश पड़ी थी। दीदी, देखो ना, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? चलो देखते हैं। भीड़ के पास पहुंचकर जैसे ही वो दोनों अपनी माँ की लाश को देखती हैं, तो बहुत रोती हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, अरे पता नहीं किसके लावारिस लाश है, थोड़ी देर में कचरे की गाड़ी आएगी और ले जाएगी उठाकर। मैं किसी को अपनी माँ को ले जाने नहीं दूंगी, ये हमारी माँ है।
हाँ तो ले जाओ उठाकर, वरना कचरे की गाड़ी आएगी और भर कर ले जाएगी। दोनों बहनें कड़ी धूप में अपनी माँ की अर्थी को कंधे पर उठाती है और चलकर शमशान घाट लाकर अंतिम संस्कार कर देती है। उस दिन से वो दोनों बहनें कचरेदान के पास रहने लगी। मधु, आज तो हमको भीख भी नहीं मिली, आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा। तभी दोनों रास्ते से गुजरते हुए एक पार्क देखती है जिसमें माली घास काट कर फेंक रहे थे। दीदी देखो कितनी हरी भरी ताजी घास है, और देखो इस माली ने तो इतने सुंदर फूल लगे पेड़ों को भी काट दिया है, इन्हें ले चलती है। पर इस घास का हम करेंगे क्या? दीदी गांव में पूस का घर बनता है और कितना लंबा चलता है, तो क्यों ना हम इस घास से अपना घर तैयार कर ले, ये भी तो टिकेगा। तुम ठीक कहती हो। दोनों बहनें घास बटोरकर सर पर उठा लेती है जिसमें एक जादुई तितली लिपटी हुई थी और घास में वो चली आती है। तभी मधु को कुछ आवाज सुनाई देती है। दीदी दीदी इस घास में तो आवाज आ रही है। ये कहते हुए मधु घास की ओर बड़े ध्यान से देखती है। ये तो एक कीड़ा है। मधु उसे हाथ पर उठाती है। तुम बोल सकती हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई तितली हूँ। मैं तो फूलों का रस पीने के लिए उस पार्क में पहुँच गई थी, तभी उन माली ने पेड़ काट दिया और मैं जख्मी हो गई। रुको, मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। मधु उसे एक पत्ते पर रख देती है और रस भरे फूल लाकर देती है। तुम दोनों का धन्यवाद, मीठा रस पीकर मेरी शक्ति पूरी तरह लौट आई है। कहो क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? हमारे पास रहने को घर नहीं, क्या तुम बना सकते हो? क्यों नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ अपना जादू। तभी तितली के पंखों से तेज रोशनी निकलती है और पलक झपकते दो अनाथ बहनें खुद को विशाल जादुई घास के घर में पाती है। अरे वाह, ये घास का घर कितना बड़ा और सुंदर है ना दीदी? हाँ मधु, और इस घर में तो कितनी ठंडक भी है, गर्मी भी नहीं लग रही। देखो इसकी तो दीवारें भी हरी और दरवाजे भी सब कुछ घास का बना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों का जो भी इच्छा हो इस घास घर से कह देना, ये पूरी कर देगा। क्या सच में ये हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है? हाँ सच में। इतना कहकर जादुई तितली गायब हो जाती है। क्या सचमुच? हमें जादुई घास के घर से जो मांगेंगे वो ये देगा? तो फिर मैं मांगती हूँ कि हमारे सामने अच्छा अच्छा खाना आ जाए। मधु के इतना कहते ही घास का जादुई घर अपने जादू से उन्हें लजीज बढ़िया खाने की थालियाँ देता है। ये तो सच में जादुई घास का घर है। दीदी चलो खाते ही है। कई दिन तक भूखे प्यासे गर्मी में भटकने के बाद वो उस दिन पेट भरकर खाती है। अब तो मेरा मन ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का कर रहा है। प्यारे घास के घर, क्या तुम हमको आइसक्रीम खिलाओगे? और पलक झपकती ही आइसक्रीम भी आ जाती है। ये तो कमाल हो गया। प्यारे जादुई घास के घर, मुझे नए कपड़े दो ना, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। अब दोनों बहनों को जिस भी चीज की इच्छा होती तो वो जादुई घास का घर पूरी कर दिया करता। उस दिन के बाद से दोनों बहनों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो दोनों जादुई घास घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। एक बार की बात है, मीरपुर नामक गांव में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा पुराना स्कूल था। जिस स्कूल में सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। वो स्कूल बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पुराना भी था, जिस वजह से वहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती थी। बहुत से बच्चे तो इस स्कूल से निकल चुके थे क्योंकि उनके साथ हादसा ही ऐसा हुआ था। लेकिन टीचर्स, प्रिंसिपल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि बच्चों के साथ इस स्कूल में कोई हादसा होता है। इस स्कूल में किसी का साया है। देखो सोना, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बस हमेशा पार्टी, शॉपिंग, मेकअप यही तो बातें करती रहती हो तुम। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? और अब बहाने बनाकर इस स्कूल से निकलना चाहती हो? मिस, वो बात पुरानी है जब मुझे पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। आपको पता है कल वॉशरूम में मेरे साथ क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई साया हो और उसने मुझे आवाज लगाई हो। देखो सोना, इस स्कूल की अफवाहें पहले ही बहुत ज्यादा फैल चुकी है। अब तुम्हें और अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस स्कूल से निकलना है, तुम पढ़ना नहीं चाहती तो निकल जाओ, लेकिन इस तरह की बातें मत करो। और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ?
मिस, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कल वॉशरूम में एक साया महसूस किया था और उसने मुझे आवाज भी लगाई थी। कहा था मुझे तुम्हारा इंतजार है। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और आप जानती हैं उसके बाद क्या हुआ? वॉशरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मिस मेरी बात का विश्वास कीजिए, इस स्कूल में सच में कोई है। सोना, मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकती, मैं बस तुम्हें समझा सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें इस स्कूल से निकलना है तो निकल जाओ, लेकिन याद रहे बाहर जाकर मैं तुम्हारे मुंह से इस स्कूल के बारे में कोई अफवाह ना सुनूं। अगर मुझे पता चला कि तुमने बाहर जाकर स्कूल के बारे में कोई अफवाह फैलाई है तो अच्छा नहीं होगा। सोना की क्लास टीचर सोना को अच्छी तरह से समझा देती है कि सोना स्कूल से बाहर निकलकर किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। सोना अपनी क्लास टीचर से वादा कर लेती है। कुछ समय बाद सोना की दोस्त सोना से कहती है, सोना, सच में तेरे साथ वॉशरूम में ऐसा हुआ था? तुझे लगा कि तेरे पीछे कोई है, जैसे तुझे किसी ने पुकारा हो, किसी ने तेरा वॉशरूम का दरवाजा लॉक किया हो। सोना, हो सकता है कि तुझे कोई गलतफहमी हुई हो। वैसे भी तू बताती है ना कि अगर तू अकेली होती है, हवा चलती है तो भी तुझे उससे भी डर लग जाता है। हो सकता है कि तेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो। रुचि, हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो, मुझे कोई गलतफहमी ही हुई होगी। लेकिन फिर भी अब मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती। मैं अपनी मौसी के यहाँ शहर जा रही हूँ, वहीं जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू शहर अपनी मौसी के यहाँ पढ़ाई पूरी करने के लिए नहीं जा रही। तू तो मॉडलिंग करने जा रही है, क्योंकि तुझे हमेशा से मॉडल बनना था ना। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सोना, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना, उसके बाद ही अपने शौक पूरे करना। पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है? सोना की छवि स्कूल के अंदर अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा फैशन की ही बातें करती रहती थी और उसे पढ़ाई का भी शौक नहीं था। इस वजह से कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता था कि अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और वो स्कूल से जाने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि उसकी पानी की बोतल क्लास में ही रह गई और वो उसे लेने के लिए क्लास में जैसे ही जाती है तो क्लास के अंदर सन्नाटा था। कोई भी क्लास के अंदर नहीं था और अचानक उस क्लासरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है। सोना को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे दोबारा से महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। कौन है यहाँ पर? कौन है? देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देखो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? देखो, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा कि यहाँ पर कोई है, लेकिन तुम यहाँ पर हो। कौन हो? मेरे सामने आओ। सोना जोर जोर से इस तरह से चिल्लाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी और वो जोर जोर से बाहर से मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता और वो इसी तरह से दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन फिर भी कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता। सोना जोर जोर से चिल्लाती रहती है। सोना को एहसास होता है कि जैसे उसका किसी ने गला दबाया हो, लेकिन उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। मैं कहती हूँ, मेरा गला छोड़ो, मेरा गला छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ो। कुछ समय बाद सोना को ऐसा लगता है कि जिसने उसका गला दबा रखा था उसने उसका गला छोड़ दिया है और अपने आप ही क्लासरूम का दरवाजा भी खुल जाता है। सोना क्लासरूम से बाहर आ जाती है और अब वो किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। सोना ना दाएं देखती है और ना ही बाएं देखती है और वो भागते हुए स्कूल से बाहर निकल जाती है। सोना को इस स्कूल से गए हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे और 3 महीने बाद दोबारा से इस स्कूल के अंदर एक और बहुत खतरनाक और खौफनाक घटना घटती है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? लेकिन मैम, हमें आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आपका गला खराब हो गया है क्या? आप क्या कह रही हैं? हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और ना ही कुछ भी समझ में आ रहा है। और आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख क्यों नहीं रही? और ये खून के धब्बे कैसे हैं? बच्चों, मुंह के अंदर जबान नहीं है क्या? क्या पूछ रही हूँ? जो समझाया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इतनी देर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ। जो पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं? 1 महीने बाद तुम्हारे एग्जाम है, फेल हो जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे ही आकर बातें सुनाएंगे कि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं। घूर घूर कर क्या देख रहे हो?
मैम, आप क्या कह रही हैं? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप जरा थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। और आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिख रही, अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप तो बहुत अच्छी टीचर थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, फिर अचानक आपको क्या हो गया? हमारे साथ मजाक क्यों कर रही हो? क्लास के अंदर एक अजीब सा माहौल बन चुका था, क्योंकि ना ही तो बच्चों की आवाज टीचर तक जा रही थी और ना ही टीचर की आवाज बच्चों तक जा रही थी। कुछ समय बाद सभी बच्चों की चीख निकल जाती है जब वो अपनी क्लास टीचर की आंखों को देखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट थी। मैम, आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आंखें इतनी ज्यादा रेड क्यों हो रही है और आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? मैम, आपको क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? रुचि, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है? मुझे सोना की बात पर विश्वास हो रहा है। उसने कहा था कि इस स्कूल के अंदर किसी का साया है। मुझे लगता है कि उस साये ने गायत्री मैम को अपने वश में कर लिया है। देखो तो, गायत्री मैम कैसे मुस्कुरा रही है और उनकी आंखों से कितना ज्यादा डर लग रहा है। सभी बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुनो, हम इस क्लास के अंदर से भागना होगा, इससे पहले कि हमें साई के चंगुल में फंस जाए। रुचि, देखो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है। मैं वापस आ गई हूँ और इस स्कूल में कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। रुचि, गायत्री मैम ने ये क्यों लिखा है? मैं वापस आ गई हूँ। गायत्री मैम ऐसा क्यों लिखना चाहती हैं? और कौन वापस आ गया है? रुचि, हमें बिना कुछ देरी किए यहाँ से भागना होगा। भागो यहाँ से, भागो! सभी बच्चे रुचि और निधि की बात मानकर क्लासरूम से भागना चाहते थे, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक माहौल बन चुका था। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ और कोई जिंदा नहीं बचेगा। और गायत्री मैम, उनकी आंखों में तो खून बरस रहा था, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? सोना ने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर उस समय हमने सोना की बात पर विश्वास कर लिया होता तो शायद आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में कभी नहीं फंसते। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। मैं यहाँ पर किसी को शिक्षा प्राप्त नहीं करने दूंगी। जब मुझे शिक्षा नहीं लेने दी तो मैं किसी और को भी शिक्षा नहीं लेने दूंगी। मैं इस स्कूल की चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, और मैं किसी को यहाँ टिकने नहीं दूंगी। इस स्कूल को बंद करवा कर ही रहूंगी। यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी, किसी को भी नहीं। चुड़ैल? हमारे स्कूल के अंदर चुड़ैल है तो तुम हमसे क्या चाहती हो? और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम हमें शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं करने दोगी? और इस स्कूल को क्यों बंद करवाना चाहती हो? मेरे माता पिता के पास स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और लास्ट टाइम पर प्रिंसिपल ने मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया और मेरे पूरे साल की मेहनत रद्द हो गई। और मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत कर जो इतने महीनों की फीस जमा की, वो सब बेकार हो गई। प्रिंसिपल को बस पैसों का लालच था, पैसों का लालच। अब मैं देखती हूँ कि वो इस स्कूल को कैसे चलाती है, कैसे, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ। इस स्कूल में किसी को नहीं टिकने दूंगी, किसी को भी नहीं। ये स्कूल नहीं चलेगा। प्रिंसिपल को तो उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गायत्री मैम की आंखें अब रेड नहीं थी। ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ नहीं लिखा था कि मैं वापस आ गई हूँ, और गायत्री मैम की आवाज सभी बच्चों को सुनाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं। सब ठीक तो है ना? ये चैप्टर समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, दोबारा समझा देती हूँ। निधि, लगता है गायत्री मैम सब कुछ भूल गई है। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं कि कुछ समय पहले इस क्लासरूम के अंदर क्या हुआ था, इनके साथ क्या हुआ था। मुझे लगता है कि हमें इन्हें बताना चाहिए कि इस स्कूल के अंदर चुड़ैल है। गायत्री मैम, आपको पता है कुछ समय पहले यहाँ पर क्या हुआ? इस स्कूल के अंदर चुड़ैल है, चुड़ैल, और वो आपके शरीर के अंदर था। हमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ, और आपकी आंखें बिल्कुल रेड थी। लगता है सोना की आत्मा तुम्हारे अंदर भी आ गई है। तुम्हें भी पढ़ने का शौक नहीं रहा, पढ़ाई से छुट्टी चाहती हो। एग्जाम आने वाले हैं ना, इसीलिए पढ़ना नहीं चाहते, ड्रामा कर रही हो। इस स्कूल के अंदर चुड़ैल है, पागल हो गए हो क्या? चुपचाप पढ़ाई करो। लगता है आजकल हॉरर मूवी कुछ ज्यादा ही देखने लगे हो। हॉरर मूवी देखना बंद करो और पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं। रुचि, लगता है सोना की तरह गायत्री मैम हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगी। हमें उस चुड़ैल का निवाला नहीं बनना, वो दोबारा से वापस आएगी।
इस बार तो उसने हमें छोड़ दिया है, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ेगी। इसीलिए अब हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ये स्कूल बंद होकर ही रहेगा। अगर किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो ना हो, लेकिन अब हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। निधि, रुचि और उसके साथ सभी स्टूडेंट एक फैसला करते हैं कि वो दोबारा से इस स्कूल में पढ़ने के लिए कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये खौफनाक मंजर देखा था और अब वो दोबारा से इस मंजर को नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए वो अगले दिन स्कूल नहीं आते और वो सभी स्टूडेंट बाहर आकर सबको बताते हैं कि इस स्कूल के अंदर चुड़ैल है। और उनके साथ साथ क्या हुआ, 1 महीना भी नहीं लगता है कि वो स्कूल पूरी तरह से ठप हो जाता है।